सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया, जिसको लेकर भदोई के सरपथा स्थित जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में इस योजना से संबंधित 15 लोगों को कार्ड सौंपे गए। साथ ही इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में भी विस्तृत से जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि अब इस योजना के बाद से आबादी में रहने वाले लोगों के बीच जो आए दिन विवाद होता था, उस विवाद पर भी लगाम लगेगी। साथ ही कार्ड उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अपना व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैसों की समस्या रहती थी। लेकिन अब ये कार्ड धारक उन बैंकों से आसानी से लोन भी ले सकेंगे और अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से संजय केसरी के साथ विवेक कुमार की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। इससे जो गांव में आबादी को लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं, वो विवाद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो आबादी थी, आबादी में किसी का नाम नहीं होता था, सार्वजनिक होती थी, इसलिए आए दिन विवाद होता रहता था। इसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड होने से कोई बिजनेस करना चाहे, दुकान खोलना चाहे या किसी प्रकार का लोन लेना चाहे, तो ये एक तरह से उसका ये हैसियत प्रमाण पत्र भी है, किसी के आधार पर वो लोन भी ले सकता है। थैंक यू। बिहार चुनाव को लेकर गया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आजादी के 70 साल बीतने तक बिहार को सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज ही दिए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने साल 2014 से 20 तक राज्य को 14 मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं और 11 पर अभी भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश ने कोरोना संकट के दौरान लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए बेहतर कार्य किए हैं, लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है, साथ ही राज्य में विकास की नई झड़ी लगी है। नड्डा ने कहा कि पहले के बिहार में और आज के बिहार में काफी अंतर आ गया है। वहीं सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नड्डा ने पटना से जुड़ी हुई कई यादें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि यही वो स्थल है जहां से कांग्रेस के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की नींव हिलाने का काम जेपी ने किया था। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए, कि शिक्षा में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। टिकट बंटवारे को लेकर राजद परिवार में घरेलू कलह शुरू हो गया है। इसका नजारा पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पटना से टिकट लेकर क्षेत्र में लौटे राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जनता ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया, तो दूसरी तरफ इसी पार्टी से विधायक रहे राजेश कुमार के यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जन समर्थन इस कदर पहुंचा कि राजेश कुमार ने ठान लिया कि अब वे राजद में रहते हुए बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं डॉक्टर राजेश ने कहा कि उनके टिकट कटने के पीछे पार्टी के ही एक बड़े नेता का हाथ है, जो पिछली दफा राजद से ही मोतिहारी लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं टिकट कटने के बावजूद भी जनता का समर्थन राजेश के साथ दिख रहा है।
साथ ही राजद के भी कार्यकर्ता उनके साथ में दिख रहे हैं और अब आगे देखना होगा इस राजनीतिक लड़ाई में जीत किसकी होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए मोतीहारी से रंजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। अभी पार्टी आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार बने हैं संतोष कुशवाहा जी, समाज में आवे केसरिया विधानसभा में सारे कार्यकर्ता को बैठावें। अगर कार्यकर्ता कह देती है कि हाँ संतोष कुशवाहा अच्छे हैं, उम्मीदवार है, जिताऊँ है, जीतने वाले हैं, तो हमने उनका स्वागत किया, उनका समर्थन किया। अगर जनता कहती है कि नहीं डॉक्टर राजेश चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, तो हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हमको सिंबल मिलना चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। 5 बेटा का वोट मेरा, एक बेटा वाला चाहते हैं सालगी मिश्रा के सभी लोग का मत कर लेना कि एक बेटा वाला मंत्री बन जाएगा, एक बेटा वाला विधायक बन जाएगा। हमारा 5 को बेटा वाला का वोट हमारा उसके बाद नहीं बनेगा, बना के दिखाएंगे तो दिखाएंगे। मेरा इतना। दीपनगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि घटना का संपत्ति विवाद को लेकर अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि विगत 5 अक्टूबर को सर्वोदय नगर स्थित रवि कुमार के मकान से बदबू मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने घर में जांच की, तब रवि कुमार, पत्नी नेहा कुमारी, पुत्री जेनी और पुत्र आहान की लाश बरामद की गई। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि घटना को संपत्ति विवाद के कारण अंजाम दिया गया। मृतक की नानी को गोदान में 28 डेसिमल जमीन मिली थी। चूंकि रवि की नानी अकेले थी, उस गोदान का पर्चा रवि कुमार के पास था। उस पर्चे को प्राप्त करने के लिए मोहल्ले के ही 5 लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सभी लोगों को पहले गला दबाकर हत्या की गई, उसके बाद चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई और शव को बंद कर गायब हो गए। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। मोडस इन लोगों ने पहले चाकू से वार किया रवि जो मृतक हैं और उनकी पत्नी को, उसके बाद दोनों को वो गला दबा करके हत्या कर दिया और उनके बच्चे को सिर्फ गला दबाकर हत्या करने के प्रमाण मिले हैं। घटना का कारण वही जो भूदान में मिली ज़मीन के पर्चा को हथियाने का विवाद है। वो 28 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें मृतक का घर और उसके पीछे का जो ज़मीन है वही है। ये ज़मीन आज के डेट में काफ़ी कॉस्टली है, चूँकि शहर से बहुत नज़दीक है, तो इन अपराधियों की नज़र उस ज़मीन पर थी। जिसके पास वो पर्चा होता उसी का ज़मीन होता। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अपने आश्रम के सामने मौजूद अशोक वृक्ष के नीचे सुबह 5 बजे से अन्न जल त्याग कर विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद वो आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान उनके साथ उनके कई शिष्य भी मौजूद हैं। परमहंस दास ने बताया कि वो 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेज चुके हैं, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को वापस भारत में लाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के हमने केंद्र सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया था कि देश की एकता और अखंडता बाधित होने की संभावना है। जिस तरह से मुस्लिम आबादी जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और देश विरोधी गतिविधियों में जहां तक सम्मिलित हैं,
जैसे हमने जो है देखा कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। और ये हमेशा जहाँ देखो वंदे मातरम भारत माता की जय तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एंटी नेशनल नारा लगाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा रहे हैं। असम में बराक घाटी की उधारबंद विधानसभा क्षेत्र में शारदीय दुर्गोत्सव के मौके पर करीब 3000 असहाय महिलाओं को कपड़े बांटे गए। महिलाओं को कपड़े सामाजिक कार्यकर्ता तपोष दास ने बांटे। सामाजिक कार्यकर्ता तपोष दास ने बताया कि वो हर साल शारदीय दुर्गोत्सव के मौके पर असहाय महिलाओं को कपड़े बांटते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए उधारबंद से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। इसके हर साल हम लोग ये कपड़ा बांटते हैं, मैं मेरा तरफ से बांटता हूँ इसको। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हर साल क्योंकि ये बढ़ता ही रहता है। पहले हम लोग 550 कपड़े से मैंने शुरू किया था और अभी जाके ये 3000 तक हुआ है और नेक्स्ट ईयर ये तो 4000 ही पास हो जाएगा। हर साल हम लोग बांटेंगे। साहिबगंज सदर एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बोरियो संथाली निवासी सिराजुद्दीन मोमिन ने अपने और अपने भाई नूरुद्दीन मोमिन की नाबालिग पुत्री संजीदा खातून एवं करिश्मा खातून के अपहरण के संबंध में बोरियो थाना में आवेदन किया था। उक्त आवेदन के आलोक में नीरज कुमार ठाकुर एवं अन्य सहयोगी दीपक ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं अपहरणकर्ताओं की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही थी। इस दौरान 10 अक्टूबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों नाबालिग अपहृत एवं दोनों अभियुक्त ललमटिया में हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपहृताओं के साथ कांड में शामिल दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक आईटेल कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सिराजुद्दीन मोमिन जो बोरियो संथाल के हैं, ये अपने और अपने भाई की 2 नाबालिग पुत्री का अपहरण का एक सूचना दिए थे, जिसके आधार पे कांड दर्ज हुआ था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक साहिबगंज के निर्देशानुसार टीम गठित किया गया और टीम के द्वारा कल इन्हें सकुशल बरामद कर लिया गया है, अपहृत बच्चियों को भी और अपहरण करने वाले अपराध कर्मियों को कहेंगे। ये इनकी गिरफ्तारी गोड्डा के क्षेत्र से हुई है। ये जगह बदल के इनको रख रहे थे। सैदपुर नगर के बसपा नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर आयोजित हुई। इस बैठक में समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अतीक अहमद राइनी ने समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नव मनोनीत पदाधिकारियों की घोषणा की और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव और विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उन सभी का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने नव मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उन्हें चुना है, उम्मीद है कि वो उस पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ना समाजवादियों की फितरत रही है। समाजवादी पार्टी अपने हक और हकूक की हर लड़ाई लड़ेगी। वहीं समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अतीक अहमद राइनी ने कार्यक्रम में आए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। और बसपा की जो कार्यनीतियाँ हैं और जो विचारधारा है, पहले तो हम लोगों ने सोचा कि विचारधारा हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में फिर देखा कि बहन जी कुछ कहती हैं, करती कुछ हैं, कुछ कभी स्टेटमेंट देती हैं, कभी कुछ देती हैं। न वो मेरे विचारधारा के हिसाब से वो न दलित की है, न अल्पसंख्यक की है, न किसी की है। वो दलित की बेटी नहीं है, वो पैसे की बेटी हैं, दौलत की बेटी हैं। और इसलिए जो है हम लोग खिन्न होकर के हम लोगों ने बसपा को आज त्याग दिया और 200 कार्यकर्ताओं के साथ बसपा के अधिक से अधिक और अन्य दलों को तोड़ करके हम लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।